हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन स्टडी आई क्यू एमपीपीएससी। स्टडी आई क्यू एमपीपीएससी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, नमस्कारम, सुस्वागतम, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 संपन्न हो चुका है। असमंजस की स्थिति में कुछ बच्चे हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा हमें मेंस लिखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका पेपर बिगड़ चुका है, जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि अब तैयारी आगे कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर कंटिन्यू करनी है तो फिर हमारी सही अप्रोच जो है वो क्या होनी चाहिए, हम ऐसी क्या स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे कि नेक्स्ट ईयर का जो प्रीलिम्स है वो हम क्लियर कर ले, मेंस हम लिख ले, इंटरव्यू हम दे ले और जॉब प्राप्त कर ले। और फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और अब उन्हें समय कम है, काम ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें मेंस की तैयारी करनी है। बहुत सारे तरह के आपने वीडियोस देख लिए होंगे, मोटिवेशनल वीडियोस जो है वो देख लिए होंगे, स्ट्रैटेजी वीडियोस जो है वो देख लिए होंगे। आज मैं आपके सामने कुछ नए तरीके से चीज़ें प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, जहां मैं लेके आया हूं कि भाई एमपीपीएससी मेंस के सब्जेक्ट जो हैं उन्हें हम स्मार्ट तरीके से कैसे कवर करें। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा नया तरीका आपने निकाल लिया है कि स्मार्ट तरीके से कवर करें। तो देखिए, अगर आप सिलेबस को डिवाइड करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं उनमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्री में भी हैं, जो मेंस में भी है, कुछ यूनिट वो मेंस की बना रहे हैं। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एकदम नए सब्जेक्ट हैं, जो हमने प्री में फोकस नहीं किए हैं, मतलब प्री में चूंकि वो पूछे ही नहीं जाते तो हमें पता ही नहीं है उनके बारे में कि उसके लिए हमें राइट अप्रोच जो है वो क्या रखनी है। अब चूंकि प्रीलिम्स के बाद जॉब नहीं मिलती, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, तो जरूरत किस चीज़ की है कि हम मेंस के कुछ सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे तरह से फोकस करें। अब समस्या ये आती है कि सब्जेक्ट पता है कि भाई सोशोलॉजी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, एथिक्स है, हिंदी है, हाँ इन्हें परफॉर्म करना है, इनमें अच्छी पकड़ जो है वो बनानी है, लेकिन समझ नहीं आता कि इनको इनिशिएट जो है वो कैसे करें। बाकी फिर जो सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि प्री में भी कॉमन है और मेंस में जाकर भी शामिल होते हैं, जैसे मैं बात करूँ भारतीय इतिहास की, इंडियन हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की और साइंस की, तो इनको लेकर मेंस के लिए क्या अप्रोच रखे। अभी तो हमने वन लाइनर पढ़ लिया, फैक्चुअल डेटा पढ़ लिया, मैराथन अटेंड कर ली, बट क्या मेंस में मैराथन से हो जाएगा? तो आंसर है दोस्तों, देखो ब्लंट आंसर है, स्पेसिफिक आंसर है नहीं। यहाँ पर आपसे आयोग चाह रहा है कि आप डिटेल में, आपके पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप आंसर में पुटअप कर पाएं। यही सारी चीज़ों को समझने के लिए आज की मैंने क्लास रखी है। पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो समझनी होंगी। जैसे ही वो आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये स्मार्ट तैयारी जो मैंने कहा है ये बिल्कुल कारगर सिद्ध हो रही है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं, समझते हैं कि क्या हमें करना है। देखिए, अगर आप दोस्तों मेन के कुछ सब्जेक्ट देखेंगे, जैसे मैं बात करूँ मेंस के सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ, तो जो आप पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो, है ना। आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो कि भाई हमने हिस्ट्री पढ़ लिया, है ना, हमने ज्योग्राफी पढ़ लिया, फिर हमने पॉलिटी जो है वो पढ़ लिया, फिर इसके बाद में हमने इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जो है वो पढ़ लिया, ठीक है। और फिर एक आता है आपका जिसको हम कहते हैं कि भाई हमने साइंस जो है वो पढ़ लिया है। तो हमारे सर ये सब्जेक्ट तो प्रिपेयर है ना प्री प्लस मेंस के लिए, लेकिन क्या आंसर इतना सीधा है? आंसर है नहीं। क्यों नहीं है वो एक मिनट में बता रहा हूँ। सेकंड, अगर देखो तो कोर मेंस की तरफ अगर हम आगे बढ़े, अगर हम बात करें कोर मेंस की, तो कोर मेंस में आपको कौन से सब्जेक्ट जो है वो दिखाई दे जाते हैं। तो इसमें आप नंबर वन पर देखेंगे एथिक्स। अब इसका नाम थोड़ा चेंज करके उन्होंने मल्टीपल चीजें इसमें डाल दी है, बट बेसिकली एथिक्स ही है। देन फिर आता है दूसरा सोशोलॉजी। देन फिर तीसरा आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। फिर आपके पास में दो सब्जेक्ट हैं, दैट इज हिंदी, और फिफ्थ वन इज एसे राइटिंग, निबंध लेखन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। टोटल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपका सिलेबस जो है वो डिवाइड है कि 5 सब्जेक्ट आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस मिल रहा है, जो कि प्राइमरी सब्जेक्ट है। ये प्री और मेंस दोनों में आपको मिल रहे हैं, कॉमन है। लेकिन पूरा प्री का ही सिलेबस है? नहीं, वो चीज़ कहना गलत हो जाएगी। कैसे गलत हो जाएगी, अभी थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखो, बच्चों के साथ में क्या है, मान लो हिस्ट्री तो पढ़ी है, एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न जो है वो पढ़ा है, एमपी की हिस्ट्री भी पढ़ी थी, सब कुछ करा है, वही आपका हिस्ट्री का पेपर बना रहा है, पेपर वन पार्ट है जो बना रहा है। ज्योग्राफी में भी सेम कहानी कुछ कुछ आपको ऐसी ही दिखाई दे रही है। पॉलिटी में अगर आप आएंगे तो पॉलिटी में पूरी कहानी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आप प्री के लिए पढ़ के गए थे, जो इंडियन पॉलिटी थी वो यूनिट नंबर 1 था। जो इंडियन पॉलिटी आपने पढ़ी थी दैट वाज यूनिट नंबर 1। उसमें ना सिर्फ यूनिट नंबर 1 भारतीय संविधान जो है उससे रिलेटेड चीजें जो है वो कही गई थी, बाकी यूनिट जो है वो अलग है। यूनिट 2 पर आप जाएंगे, यूनिट 3 पर आप जाएंगे तो बिल्कुल डिफरेंट है, जिसको आपने छुआ भी नहीं है। देन फिर बात करें एमपी पॉलिटी में, तो यूनिट 4 और 5 में आपको दिखाई देती है एमपी पॉलिटी, जिसमें से भी यूनिट 4 के कुछ टॉपिक आपने हाथ लगाए हैं और यूनिट 5 के कुछ टॉपिक आपने हाथ लगाए हैं। 5 में तो बिल्कुल ही बहुत कम हाथ जो है वो आपने लगाया हुआ है, तो हमें वो भी पढ़ने पड़ेंगे। सेम इकोनॉमिक्स में भी हम डेटा, वन लाइनर फैक्ट, इन पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन क्या सारी डेटा वन लाइनर फैक्ट से आप 10 मार्कर 7 मार्कर लिख पाओगे? क्या नहीं लिख पाओगे। तो अलग तरीके से फोकस। साइंस में आपने केवल बायो पर फोकस किया था और टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन पे किया था। अभी देखो यहाँ पर साइंस में पूरी कहानी ही बदल गई है, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब अगर आप देखो, अगर मैं आपको डिकोड करने की कोशिश करूँ, तो हिस्ट्री बहुत बड़ा है अपने आप में, ज्योग्राफी बड़ा है, पॉलिटी बड़ा है, इकोनॉमी बड़ा है, साइंस बड़ा है, ठीक है।
अब ये आप पढ़ चुके हो तो आपकी इच्छा होती है कि मैं इसी को पढ़ लेता हूँ, पहले इसको कवर कर लेता हूँ, बट इट इज गोइंग टू टेक मोर टाइम, ये बहुत ज़्यादा समय लेने वाले सब्जेक्ट हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम यहाँ पर आते हैं जिसमें एथिक्स आ रहा है, सोशियोलॉजी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, हिंदी और निबंध है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, जैसे निबंध और हिंदी को जल्दी खत्म किया जा सकता है, कंपैरेटिवली छोटे हैं, मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, एमपीपीएससी दे रहे हैं, हिंदी पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। खासकर सबसे बड़ा जोखिम जो उठाते हैं मुझे लगता है वो इंग्लिश मीडियम वाले इसमें उठाते हैं, क्योंकि उनकी हिंदी डब्बा गोल है ना। तो उनको हिंदी पर बहुत फोकस करना चाहिए, निबंध लेखन पर फोकस करना चाहिए, ये दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। कैसे करना है मैं सब बताऊंगा, सारा डेटा लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है जिसको कहते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता जिसको हम कहते हैं, है ना। अब ये सबको लगता है क्या है, इसमें थ्योरी सब्जेक्ट तो है, इसको क्या ही पढ़ना, इसको तो बस रिवाइज कर लेंगे, बस नोट्स लिए रट लेंगे, कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है जैसा आप सोच रहे हैं। आपको इसमें भी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि टॉपिक क्या दिया हुआ है, क्या आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है, क्योंकि ये स्कूल के एग्जाम नहीं है, ये कॉलेज के एग्जाम नहीं है कि जो आपको पढ़ाया है डिक्टो छपा छपाया वही क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग तरीके से होती है, और इसी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि आप सिलेबस को डिकोड करिए और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करिए। मैं सारी चीज़ें आपको आज की क्लास में बताऊंगा, ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। जिसने क्लास को पूरा देखा, समझने की कोशिश करी, आपको प्लानिंग में मदद मिलेगी कि आपको आगे की स्ट्रैटेजी कैसे क्या बनानी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है इसको भी बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, ये अच्छा सब्जेक्ट है जो कि आपको नंबर स्कोर करके दे सकता है, बशर्ते आपने इस पर मेहनत जो है वो सही दिशा में करी हो। इसको बिल्कुल छुटपुट सब्जेक्ट मत समझिएगा, अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोर करने के लिए थोड़ा सा समय आपको इसमें देना पड़ेगा। देन फिर दो सब्जेक्ट आते हैं, एथिक्स और सोशियोलॉजी। एथिक्स और सोशियोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक तरफ है नीति शास्त्र शास्त्र और एक तरफ है समाज शास्त्र। नाम से ही समझ में आ रहा है कि दो शास्त्र है, एक नीति से और एक समाज से रिलेटेड है। आप काम भी ऐसा ही करने जा रहे हैं, कहीं आपको नीति बनानी होगी, कहीं पर आप ऐसी स्थिति में रहेंगे आपको नैतिकता पर खरा उतरना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा समाज शास्त्र की बात करूँ तो आप समाज के एक बड़े तबके को संभालने का काम जो है वो आपको दिया जाएगा, समाज को एक करने का काम जो है वो आपके पास में रहेगा जब आप अधिकारी बनेंगे। तो बहुत जरूरी है कि ये दोनों सब्जेक्ट पर आपकी जोरदार कमांड हो। अब अगर मैं बात करूँ सोशियोलॉजी की, जिसको हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं, ये इसको अगर आप सिलेबस एक बार खोल के देखेंगे, एक बार अगर चेक करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें हिस्ट्री का भी कुछ पोर्शन है, इसमें पॉलिटी का भी कुछ पोर्शन है, इसमें इकोनॉमी का भी पोर्शन है और उसमें खुद का वेटेज भी है। तो अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मल्टीपल सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हैं। देन एथिक्स के बारे में बात करें तो एथिक्स में यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री भी मिलेगा जिसमें षड दर्शन मिलेगा, थोड़ा सा पॉलिटी मिलेगा जहाँ विचारक मिलेंगे, थोड़ा सा इतिहास मिलेगा जहाँ पर थिंकर्स आपको विचारक मिलते हैं। देन फिर कोर एथिक्स आता है जिसमें आप एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एंड लास्ट में फिर केस स्टडी और ये सारी चीज़ आती है जो कभी अपन ने हाथ ही नहीं लगाई है। तो बहुत जरूरी है कि हम इन पर चीज़ों पर जो है क्या करें, फोकस करें। अब अगर आपको नंबर स्कोर करना है, आपको है मेंस क्वालिफाई करना है, और एक होता है कि भाई रैंक लेके आनी है। अगर आपको रैंक लेके आनी है तो मतलब क्या है पता है कि इसमें ये रैंक दिलाते हैं, रैंक गिवर्स। ये सब्जेक्ट पर आपने फोकस किया तो ये क्या मिलेगी आपको, बढ़िया बेहतरीन रैंक जो है दिलाएंगे। सर ऐसा क्यों, ये सब्जेक्ट क्यों नहीं दिलाएंगे? आप खुद सोचो, मतलब बेसिक सा हर बच्चे के पास इसका जवाब है। ये तो सभी पढ़ के जा रहे हैं ना, प्री में भी पढ़ के जा रहे हैं, मेंस में भी पढ़ के जा रहे हैं, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इधर की तरफ नहीं बढ़े ना। हिंदी, कटु हिंदी, जो कोर हिंदी है जो हमें आनी चाहिए वो हमें नहीं आती है ना। एंटरप्रेन्योरशिप हमने कभी समझा नहीं है, एथिक्स सोशियोलॉजी हमने समझा नहीं है, तो यहीं पर बच्चों के स्कोर हो जाते हैं कम। और हमारे पास में क्या है, 40% मार्क्स लाना वैलिड, मतलब जरूरी है, मैंडेटरी है कि 40% अंक आए। अब 40% अंक ही नहीं आ पाए तो आप ऐसे ही बाहर हो गए, भले ही आपने कितना ही अच्छा प्री क्यों ना दिया हो, कितना ही अच्छा मेंस क्यों ना दिया हो, लेकिन एक भी सब्जेक्ट में 40% से नीचे गए कि जयराम जी की कहानी हो गई खत्म। तो इसीलिए विशेष तौर पर क्या ध्यान रखना है, विशेष तौर पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ये सब्जेक्ट अच्छे प्रिपेयर हों, प्लस इतने जबरदस्त प्रिपेयर हों कि आपकी रैंक जो है वो निकल आए। सर ये होगा कैसे? सिंपल है, अभी सारी ट्रिक्स मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है, तब जाकर चीज़ें आपकी कारगर सिद्ध होंगी। फिर बात करें कि अगर यहाँ पर बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, ये आपको किस चीज़ में मदद करेगा? तो ये कॉन्फिडेंस बूस्टर वाली चीज़ें हैं। ये क्या कर रही हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम करेंगी ये यूनिट। क्यों? क्योंकि हमेशा आप देखो, जब कभी भी जब कभी भी कोई ऐसी चीज पढ़ते हैं जो आपको आती है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ इसे जल्दी हम निकाल सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे, मतलब आइडियाज खुद ब खुद निकल के आते हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट में थोड़ा समय देना पड़ेगा। अब मैं सभी बच्चों को कैटर कर रहा हूँ, जो पहली बार प्री देने जा रहे हैं उनको भी कैटर कर रहा हूँ, जिनका पेपर बिगड़ गया है उनको भी मैं कैटर कर रहा हूँ, और जो इस बार मेंस देंगे उनको भी मैं कैटर कर रहा हूँ। देखिए 2025 का मेंस अभी तक हुआ नहीं है, उसके आते पते नहीं है, जहाँ तक मुझे मेरा नॉलेज कह रहा है वो दिवाली के आसपास होने वाला है, और उसी के बाद आपका मेंस होगा। तो मतलब थोड़ा समय तो हमें मिलेगा।
अभी की राइट अप्रोच क्या कहती है, आप इन सब्जेक्ट पर विशेषकर फोकस करें। शुरुआत करिए, आप हिंदी से शुरुआत कर सकते हैं, एसए से करिए, एथिक्स से करिए, सोशोलॉजी से करिए, एंटरप्रेन्योरशिप से करिए, किसी से भी करिए पर शुरुआत करिए। अब शुरुआत कैसे, सीधे गए दन्न से इसका बैच ले लेते उसका नहीं, नहीं। आप फ्यूचर ऑफिसर बनने जा रहे हैं, अपना खुद की बुद्धि लगाइए, अपना खुद का पहले दिमाग लगाइए। सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले काम करना है मेरे दोस्तों, सबसे पहले सिलेबस ढूंढो कि भाई सिलेबस कहाँ है आपका। वो सिलेबस में देखो कि भाई वेटेज क्या क्या दिया हुआ है, कि भाई मान लीजिए पेपर 1 पार्ट ए है तो उसमें इतिहास भूगोल साथ में एक ही दिन में पेपर देना रहेगा, 150 नंबर के हैं, 3 घंटे की अवधि है ना। फिर पॉलिटी और सोशोलॉजी आ गया, फिर इधर इकोनॉमी साइंस इंटेक आ गया, फिर आपका एथिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप आ गया, फिर पांचवा हिंदी का हो गया और छठवा आपका निबंध का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज आपको क्या देखनी है, ये सबने पढ़ा दिया होगा इसलिए मैं फटाफट चीजें निकाल रहा हूँ। अब कहाँ पर कोर फोकस करना है वो देखो। फोकस ये करना है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र एवं तृतीय प्रश्न पत्र के दोनों सेट में, मतलब ए बी ए बी ए बी, जो स्टार्टिंग के ये आपके 3 पेपर हो रहे हैं, जिसमें आपका देखो प्री प्लस मेंस वाली सारी चीजें आ रही है, हिस्ट्री आ गई, ज्योग्राफी आ गई, पॉलिटी आ गई, इकोनॉमी आ गया, साइंस आ गया, बस एक सोशोलॉजी बड़ा है। इसमें उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने क्वेश्चन की संख्या दी है 15, 10, 5, है ना। 2 मार्कर कितने आएंगे, 15 आएंगे। 7 मार्कर कितने आएंगे, 10 आएंगे। 10 मार्कर कितने आएंगे, 5 आएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। बच्चे को यही नहीं पता है और बच्चा मेंस की तैयारी करने बैठ रहा है, बच्चा सोच रहा है डिप्टी कलेक्टर बन जाऊंगा, मुश्किल हो जाएगी राह। भाई देखो, मैं सीधी एडवाइस देता हूँ, किसी को अच्छी किसी को बुरी लगती है, लेकिन स्टूडेंट का परम धर्म जो है वो मेरे हिसाब से ये है कि सबसे पहले सिलेबस जांचे कि आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है। ये एग्जाम को निकालने की सबसे पहला फिल्टरेशन ही यहाँ पर हो जाता है कि किसे सिलेबस पता है, किसे सिलेबस नहीं पता है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि भाई आपके कौन कौन से पेपर पहले होंगे, फिर दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा, पांचवा, छठवा। फिर हमने देखा कि भाई शुरुआत के जो 3 पेपर है इसमें 15, 10, 5 का चल रहा है। जो फिर पेपर 4 आपका आएगा इसमें कहानी जो है वो बदल जाएगी। कैसी कहानी बदल जाएगी, अब यहाँ पर देखिए चतुर्थ पेपर के जो दोनों खंड है इसमें जैसे वहां 15, 10, 5 चल रहा था, यहाँ 16, 8, 4, 1 हो जाएगा। मतलब 2 मार्कर के 16 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 7 मार्कर के 8 क्वेश्चन आएंगे, 11 मार्कर, 10 मार्कर है ही नहीं, यहाँ पर 11 मार्कर दिया है, 11 मार्कर के 4 क्वेश्चन आएंगे और सीधा एक 18 नंबर की केस स्टडी आएगी। अब सोचो, आप केस स्टडी छोड़ा है, 18 नंबर गए सीधे। आपने 11 नंबर के क्वेश्चन छोड़ दिए, दो सीधे 22 नंबर गए आपके। ये चीज हमें नहीं करनी है। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, 4th वाले में एथिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप आ रहा है। तो बहुत ध्यान से सिलेबस को पढ़िए, चीज़ों को देखिए। फिर उसके बाद में आता है कि भाई हिंदी का जो पेपर है, 5th पेपर, 6th पेपर, जो केवल हिंदी माध्यम में होगा और समय आपको दिया हुआ है कि कितने घंटे का टाइम आपको मिलेगा। और उसमें दिया हुआ है कि भाई निबंध जो है कितने संख्या रहेगी, तो 1000 शब्द वाला एक लिखना पड़ेगा, 500 वाला जो है वो एक लिखना पड़ेगा, फिर 500 वाला प्रारूप लेखन है और प्रतिवेदन जो है वो 250 शब्द का है। तो ये जो आपको दिया है, पहले बेटा इसको पढ़ो, चाहे आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एक बार दे चुके हो, चाहे आप मेंस लिख रहे हो, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इससे आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ भाई हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। देन फिर जब हमने ये समझ लिया कि भाई कौन कौन से कोर सब्जेक्ट हैं जो हमें नंबर रैंक दिलाएंगे और कौन कौन से हैं जो कॉन्फिडेंस बूस्टर रहेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्टर में नंबर किस तरीके से हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे वो देख लिया, और रैंक दिलाने वालों में हमने देख लिया। अब इसके बाद आ जाओ फिर कहाँ पर, सिलेबस पर। तो सिलेबस अब देखो, ये हिंदी का है, ये पढ़ लेना। प्रथम प्रश्न जो 5वां प्रश्न पत्र है उसमें क्या क्या आएगा, इस पर मैं नहीं जा रहा, ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। बहुत ही बढ़िया स्टडी आईक्यू के पास फैकल्टी है जो सभी स्टेट पीसीएस में पढ़ाती है हिंदी, आप उनसे पढ़ेंगे, गजब का आपका हिंदी हो जाएगा। तो वो आपको डिकोड कर देंगे। फिर निबंध लेखन भी सेम है, वहाँ पर वो बता देंगे आपको। मैं आता हूँ बाकी उस पर जो सब्जेक्ट हैं हमारे। अब देखो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था उसको समझने की शुरुआत करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं सबसे पहले मेरे ही सब्जेक्ट पर चलता हूँ जो कि है इंडियन पॉलिटी, है ना, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। अब इस सिलेबस को बहुत ध्यान से देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ जो आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए, अब आपको थोड़ा और क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, जो पहला पार्ट है इसमें यूनिट 1 में आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना कैसे से लेकर फिर आप कहाँ तक आ जाते हैं, पीआईएल, लोक अदालत, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, यहाँ तक आ जाते हैं, न्यायिक समीक्षा पर, न्यायिक पुनरावलोकन पर, इन सारी चीज़ों पर, लोक अदालत पर, पीआईएल पर, जनहित याचिका पर आप आ जाते हैं। ये सभी ने पढ़ा हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। सबने मौलिक कर्तव्य पढ़े होंगे, मौलिक अधिकार पढ़े होंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े होंगे, ये सारी चीजें जो है वो पढ़ी है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ यूनिट 1 तो सबकी कंप्लीट रहती है। समस्या कहाँ बढ़ेगी, जब आप आएंगे यूनिट नंबर 2 पर। आप कहेंगे नहीं सर, हमने तो इलेक्शन कमीशन भी पढ़ लिया, हमने सीएजी भी पढ़ लिया, हमने एमपीपीएससी, यूपीएससी, नीति आयोग सब पढ़ लिया। बिल्कुल बात सही है। इसके बाद समझते हैं कहानी को। इसके बाद से समझोगे तो कैसा आ रहा है पता है, रोल ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्लास, एथनिसिटी, लैंग्वेज, जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में जाति का क्या योगदान है ना, धर्म का क्या रोल है, क्लास का क्या रोल है, रिलीजन का क्या रोल है, एथनिसिटी का क्या रोल है, जेंडर का, लैंग्वेज का, इनका क्या रोल है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है जो डायरेक्ट छपा छपाया नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर करेगा।
और सोचने पर जो चीज़ मजबूर कर रही है वो आपका समय लेगी, और जो चीज़ समय लेगी मतलब सीधी सी बात है कि आपको जो 3 घंटे का समय दिया है वो कम पड़ेगा और आपको आते हुए क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे। तो ज़रूरत किस चीज़ की है कि इन सब्जेक्ट पर हम हमारी इन टॉपिक्स पर हम हमारी बहुत बेहतरीन क्या करें, कमांड बनाएं। फिर तीसरे पर आइए, थर्ड यूनिट पर आप देखेंगे तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी के बारे में जो है फीचर्स बताए गए हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होती है ना। फिर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एनजीओ क्या है, सीबीओ क्या है, एसएचजी क्या है ना, मीडिया का क्या रोल है। फिर आते हैं पॉलिटिकल थिंकर्स, अब ये लगता है हमें पॉलिटिकल थिंकर्स, ये तो बहुत आसान है, ये तो पढ़ा हमने, कौटिल्य के बारे में भी पढ़ा है हमने, लोकमाता के बारे में भी पढ़ा हुआ है ना, हमने जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, भीमराव अम्बेडकर, किसको नहीं पढ़ा। लेकिन यहाँ पर आप समझिए, ये पॉलिटी राजनीति के दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं, इतिहास के दृष्टिकोण से नहीं पूछ रहे कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, उनको इससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे उनके राजनीतिक विचार जो है वो पूछे जा रहे हैं, ये पॉलिटिकल थिंकर है। क्या है ये? पॉलिटिकल थिंकर। तो आपको उस एंगल से इसको पढ़ना पड़ेगा ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए कि भाई इनका योगदान जो है वो क्या रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ये हमें कहाँ से पता लगेंगे? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लगेंगे। देखो, आपको कोई भी शिक्षक, देखो सारे शिक्षक वैसे तो अच्छा ही काम करते हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, आपका सबसे अच्छा सारथी ये है, पीछे जो मेरे दिख रहा है आपको सिलेबस, ना मैं ना कोई और शिक्षक, सबसे अच्छा सारथी आपका आपका सिलेबस है। आपको ये समझाएगा कि आपने वो टॉपिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और दूसरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दूसरा आपके परफेक्ट सारथी जो आपको बताएंगे कि प्रश्न किस तरह का आता है, क्या आप उसके लिए रेडी है। आपकी जांच का आईना ये बनेंगे, आपकी तैयारी का मिरर ये बनेंगे, बट उसके लिए करना क्या होगा, इसका सिलेबस का पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, प्रिंट निकालो, सामने रखो, कौन सा टॉपिक हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, क्या इसके 2 मार्कर बनाए हैं, क्या इसके 7 मार्कर बनाए हैं, क्या इसके 10 मार्कर बनाए हैं, क्या हमें पता है कि क्या 2 मार्कर आ सकता है, 7 आ सकता है, 10 आ सकता है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता कि सर कैसे होगा, तो कोई भी किसी का भी बैच ज्वाइन कर लेना जो तुम्हें पसंद आए, है ना, जो तुम्हें पसंद आए उसका बैच ज्वाइन कर लेना, कोई मेरी तरफ से बंदिश नहीं है। लेकिन आपको एटलीस्ट, अगर आपको पेपर निकालना है, अगर आपने ओखली में सर दे दिया है, अगर आपको ऐसा मानना है कि मुझे पीढ़ियाँ बदलनी है, मुझे अपनी लाइफ चेंज कर देनी है एकदम, तो बिल्कुल भिड़ जाओ, जुट जाओ, थको मत, हारो मत, और बस लग जाओ। और उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, जैसे एक योद्धा के लिए होता है कि वो तलवार में सबसे पहले धार तेज करता है, वैसे ही आपको पहले सिलेबस पर कमांड अपनी मजबूत करनी पड़ेगी कि आपकी सिलेबस पर कमांड कितनी जोरदार है, क्या आप जानते हो कि सिलेबस में क्या पूछा गया है और किस तरह के प्रश्न आते हैं। अगर आपको वही नहीं पता तो ये लड़ाई कितनी ही लड़ लो कोई मतलब की नहीं, दिशाहीन लड़ाई है। लड़ाई चल रही थी नेहरू स्टेडियम में, तुम पहुंच गए गांधी स्टेडियम, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, वहां अकेले ही खड़े रहोगे। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हुआ क्या? अब देखिए, यूनिट नंबर 2 में मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें जो है वो परेशान करती है। सेम यूनिट नंबर 3 पूरी की पूरी अगर आप देख रहे हैं तो पूरी की पूरी यूनिट 3 जो है वो आपके लिए नई है, इसमें कुछ भी पुराना आपको नहीं मिलेगा जो आपने प्री के टाइम पर पढ़ा हुआ है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करूं मैं यूनिट नंबर 4 की, तो यूनिट नंबर 4 में आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमपी, ये आपने पढ़ा हुआ है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का निर्माण जो है वो कैसे हुआ, राज्यपाल कौन है, ये सारी चीजें जो है वो पढ़ी हैं। लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं कमीशन, और ये आयोग वो आयोग नहीं है जो आपने प्री में पढ़े थे। क्यों? क्योंकि पहले प्री में 10 यूनिट, 10वीं नंबर की यूनिट की आयोग हुआ करती थी, तो बच्चा बहुत डिटेल में पढ़ के आता था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब तो उन्होंने यूनिट 5 में ही क्लब कर दिया सारी चीजों को। जब यूनिट 5 में सब कुछ क्लब कर दिया है, तो सीधी सी बात है, कमीशन से क्वेश्चन ना के बराबर आता है, और आ भी गया तो बहुत लड्डू सा आता है। लेकिन चूंकि यहाँ से प्रश्न आप देखोगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ से पता लगेगा? वही मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर आपको पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम कहाँ पर आए हैं दोस्तों? चौथी यूनिट पर आए हैं। अब 5वीं यूनिट देखो, 5वीं यूनिट किसके बारे में दी हुई है? तो 5वीं यूनिट में दिया हुआ है मध्य प्रदेश के प्रशासन के बारे में, है ना। सचिव क्या काम करता है, मुख्य सचिव क्या काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या चलता है, कलेक्टर क्या होता है, कमिश्नर क्या होता है। फिर उसके बाद में ट्राइबल्स के लिए, बैकवर्ड के लिए, डिप्राइव्ड क्लास के लिए क्या किया है, महिलाओं का क्या योगदान रहा है, नक्सलाइट से रिलेटेड इशू के बारे में पूछा गया है। फिर उसके बाद एक टॉपिक ऐसा है जो आपने पढ़ा हुआ है, कुछ कुछ ने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं तो ऊपर ऊपर का ही पढ़ा रहता है, जिसको कहते हैं हम पंचायत के बारे में, है ना, कि पंचायत क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। और मेरा विश्वास करिए, जिसने मेंस के हिसाब से पंचायत पढ़ी है उसका कभी भी पंचायत में क्वेश्चन गलत नहीं होता, जबकि प्री में अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख चुके होंगे, है ना। तो अगर आपको पंचायत बहुत स्ट्रांग करनी है तो उसके लिए आप मेंस लेवल पर पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि भाई फाइनेंस किस तरीके से इसमें काम करता है, इनके पास पावर्स क्या रहती है ना। फिर उसके किस तरीके से चीज़ें जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं, कितने स्तर बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी जब आप पढ़ेंगे मेंस के लेवल का, अच्छे लेवल पर जो है वो इसको पढ़ेंगे। तो क्लियर हुआ? अगर आप देखो मोटा मोटा मैं सिलेबस आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं इसी यूनिट का, अगर मैं आपको सिलेबस समझाने की कोशिश करूं, इसमें आप पाएंगे कि आपको यूनिट 1 आती है, यूनिट 2 आधी आती है, यूनिट 3
बिल्कुल नहीं आती है, यूनिट 4 आधी आती है, यूनिट 5 बिल्कुल नहीं आती है। ये कहानी इस तरीके से चल रही है। तो क्या आप इंडियन पॉलिटी के लिए प्रिपेयर है? नहीं प्रिपेयर है। बात समझे? यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको बहुत स्मार्टली जो है इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, गलत हो जाएगा हमसे और हम एग्जाम में सोच के कुछ जाएंगे और होगा कुछ और। अब ये सोशोलॉजी है, ये बिल्कुल, अब देखो इसमें क्या क्या मिल रहा है। इसमें आपको सारी चीजें मिल रही हैं कि भाई कास्ट सिस्टम क्या है, आश्रम क्या है, पुरुषार्थ क्या है। देखो सोशोलॉजी में हिस्ट्री कनेक्ट हो गई। फिर आप नीचे आइए, डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस में आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेकुलरिज्म क्या है, नेशन बिल्डिंग क्या है, साइबर क्राइम क्या है, ड्रग एडिक्शन क्या है। बदल गए एकदम, हिस्ट्री से कहीं और आ गए आप। फिर उसके बाद में रूरल एंड अर्बन सोशोलॉजी पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये इकोनॉमी वाला पोर्शन जो है वो इससे कनेक्ट हो गया, है ना। पॉलिटी वाला क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा 73वें संविधान संशोधन से। फिर एम्पावरमेंट जो है वो क्या हुआ, रूरल लीडरशिप जो है वो क्या होती है, इसके बारे में आ जाएगा। फिर जब चौथी यूनिट में आएंगे तो आपको इकोनॉमी फिर मिलेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, सेंसस वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पर डाल दिया गया। फिर एचआरडी आ जाएगा तो इसमें एजुकेशन पॉलिसी, फिर से वही इकोनॉमी वाला पार्ट जो है वो आपको मिल गया। स्टेटस ऑफ ट्राइब, अरे जनजाति वाले आ गए, तो मतलब मध्य प्रदेश के सिनेरियो में आप चले गए। तो देख रहे हो, सोशोलॉजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये समय भी लेगा, ये समय भी लेगा, प्लस आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। तो सोशोलॉजी को विशेष तौर पर आप, मैं कहूँगा आपसे, मेरी मतलब पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा व्यक्तिगत मत है मेरा, कि आप हिंदी निबंध खत्म करने के बाद में सोशोलॉजी एथिक्स ऐसे सब्जेक्ट उठाएं। ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगे भी, बहुत कुछ हेल्प भी करेंगे, किसमें आपको आने वाले प्रीलिम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनके सब्जेक्ट आप देख पा रहे होगे, टॉपिक इनके अंदर जो दिए हुए हैं, कोई इकोनॉमी का टॉपिक मिल रहा है, कोई पॉलिटी का मिल रहा है, कोई हिस्ट्री का मिल रहा है। देन फिर इसके बाद में आप देखो, इकोनॉमिक्स में आपने ये सारी चीजें तो पढ़ी हैं, लेकिन आप नहीं पढ़ के गए थे कि भाई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है ना। आप नहीं पढ़ के गए थे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रीजनल इम्बैलेंस का डेटा क्या कह रहा है ना। आप आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, इनको बहुत अच्छे से पढ़ के नहीं गए थे। आप बस यहाँ पर पढ़ के गए थे विकसित भारत क्या होता है ना, राष्ट्रीय आय क्या होती है, उसके बाद में थोड़ी बहुत स्कीम्स पढ़ ली थी और बस खत्म हो गया था। बट इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है, ये बहुत डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत है। 5 यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो दी हुई है, जिसमें से एक यूनिट जो आप देख रहे हैं, ये स्टेटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस वाली, प्रोबेबिलिटी वाली, ये मैथ्स की एक तरह से यूनिट हो जाती है, जो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा, फिक्स है कि प्रश्न तो आएगा। अब वो प्रश्न हमसे बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमने हाथ ही नहीं लगाई इस यूनिट को। तो सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। इसके लिए क्या करें, मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, वो आपको आइडिया दिलवाएंगे, और अपना एक सिनेरियो बनाए कि पहले हमें किस पर टारगेट करना है। जैसे मैं साइंस के बारे में बात करूँ, थर्ड पेपर पार्ट भी, तो सभी लोग बायोलॉजी पढ़ के गए, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें पढ़ ली। अब ये किसने पढ़ाया तुम्हें? बायोटेक्नोलॉजी पढ़ के गए थे क्या? एथनोबायोलॉजी पढ़ के गए थे क्या? फिर उसके बाद में ये पढ़ के गए थे क्या, कंट्रीब्यूशन जो है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, इन सब का नहीं पढ़ा था अपन ने। फिर इसके बाद में कंप्यूटर, ये आईसीटी में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें भी आपने नहीं पढ़ा होगा तो क्या, लैंग्वेजेस नहीं पढ़ के गए होगे आप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के यूज नहीं पढ़ के गए होगे, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ के गए होगे, विंडोज नहीं पढ़ के गए होगे, और यही सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मेंस में उठा के देखो, आपको मिलेंगे, भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। फिर देखो सेकंड यूनिट में ही मैथ क्या आ गया, मैथ्स वाला पोर्शन जो है वो आपको दिखाई दे जाता है। देन फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट, ये बिल्कुल ही अलग यूनिट चल रही है। फिफ्थ तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत एनवायरमेंट से मिल रहा है, लेकिन थर्ड फोर्थ में आप देखोगे कहानी बहुत बदल गई है ना। जैसे कि इसके बारे में बात करी हुई है, वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी, क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। फिर उसके बाद होम्योपैथी के बारे में, सोआ रिक्पा के बारे में, यूनानी, नेचुरोपैथी, ये सारी चीजें दी हुई हैं। ये प्री में तो पढ़ी नहीं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप देखोगे प्री प्लस मेंस वाले सब्जेक्ट में बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और ऑन द अदर हैंड, जो आपको इस तरह के सब्जेक्ट मिलेंगे जो केवल मेंस वाले हैं, उसमें आपको कंपैरेटिवली कम थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप आइए यूनिट 4 में, तो पहली यूनिट में क्या है, षड दर्शन है, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ था। फिर थिंकर, सोशल रिफॉर्मर्स है, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ था। फिर यूनिट 2 में आप देखेंगे तो नेशन बिल्डिंग एंड मोरल कंसेप्ट जो है वो आ जाती है। यूनिट 3 ह्यूमन बिहेवियर, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, मेंटल डिसऑर्डर, इनके बारे में जो है वो आपको दिखाई देती है। फिर फिफ्थ में केस स्टडी आ जाएगा, और फोर्थ में मोरल वैल्यूज जो है वो आ जाएगी, करप्शन क्या है, एथिक्स क्या होता है, वैल्यूज उसकी क्या होती है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको आ जाती है। तो अगर आप देखोगे, तो अगर आपकी बहुत अच्छी कमांड है किस पर, हिंदी पर, अगर आपकी बहुत अच्छी कमांड है निबंध पर, अगर आपकी बहुत अच्छी कमांड है एथिक्स सोशोलॉजी पर, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रैंक जो है अचीव करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब अप्रोच हमें क्या रखनी चाहिए, तो अप्रोच सिंपल सी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो अप्रोच रखनी है वो क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइमर है तो भी, अगर आप एक बार प्रीलिम्स दे चुके हैं और उतना अच्छा स्कोर नहीं हुआ है तो भी, और अगर आप मेंस इस बार लिख रहे हैं तो भी, तीनों ही चीज़ों में एक ही कंडीशन सामने आएगी। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले जो शॉर्ट सब्जेक्ट है उनको खत्म करो, है ना। जो छोटे सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं और जो कभी भी हाथ नहीं लगाए हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे तुमको प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, हम प्रेशर कुकर जैसे हो जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करो, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ लो, तो हिंदी को खत्म कर लो। हिंदी हो गया, निबंध हो गया, ऐसे जिसको हम कहते हैं, इसको आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप जो है इसको खत्म कर सकते हो,
है ना। ये तीनों सब्जेक्ट को सबसे पहले खत्म करने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद में सेकंड में कोर सब्जेक्ट पर फोकस जो है वो अपना और रखेंगे। हम कहाँ पर कोर सब्जेक्ट पर फोकस रखेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए, तो ये हो गया एथिक्स, ठीक है, ये हो गया सोशोलॉजी, ठीक है। इन दोनों सब्जेक्ट पर क्या करेंगे, हम कोर फोकस जो है वो अपना रखेंगे, इनको पढ़ने की शुरुआत जो है वो हमें करनी है। तीसरी चीज जो अपने को करना है, फिर हमें चलना है किस पर, प्री प्लस मेंस वाले सब्जेक्ट पर। अब अगर मैं बात करूं प्री प्लस मेंस वाले सब्जेक्ट पर, तो हमें किस पर फोकस करना है, तो देखो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन हिस्ट्री के साथ में एक अच्छी चीज़ ये है कि ऑलमोस्ट सिलेबस एमपी हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री का आपका कुछ ना कुछ छुआ हुआ है, तो वो जल्दी कवर हो जाता है। बट मैं फिर भी कहता हूँ हिस्ट्री पहले हाथ मत लगाओ। उसके पीछे का रीज़न है कि हिस्ट्री से इंसान दिल लगा लेता है, और जिस चीज़ में दिल लगा फिर वो कभी छूटती नहीं है। तो इतिहास कभी छूटेगा ही नहीं, बाकी चीज़ें छूट जाएंगी आपकी। तो हिस्ट्री को सेकंड थर्ड ऑप्शन पर रखिएगा। डायरेक्ट सबसे पहले हिस्ट्री मत उठाइएगा। आप इसकी जगह क्या उठा सकते हैं, आप इसकी जगह पॉलिटी उठा सकते हैं, आप इसकी जगह ज्योग्राफी उठा सकते हैं, आप इसकी जगह इकोनॉमिक्स उठा सकते हैं, ठीक है, आप इसकी जगह साइंस उठा सकते हैं, या आप इसकी जगह फिर लास्ट ऑप्शन जो है वो किसको देते हैं, अपन हिस्ट्री को जगह देते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, अब आप कहोगे कि सर आप पॉलिटी टीचर हो इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, है ना। लेकिन पॉलिटी में ऐसा है कि 2.5 यूनिट के लगभग व्यक्ति ने पढ़ी रहती है, 2-2.5 यूनिट और पढ़नी रहती है उसे। तो मैं कहूँगा पॉलिटी को आप इस तरीके से कर सकते हो। सेम ज्योग्राफी में भी आपको मिलेगा कि आपने 2-2.5-3 यूनिट के करीब पढ़ी रहती है, 2-2.5 यूनिट आपको पढ़नी रहती है, तो आप ज्योग्राफी पर जा सकते हो। देन साइंस में ऐसा है कि ये कुछ नई चीज़ें सिखाएगा जो आप जानते हो, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर होम्योपैथी नाम तो सुना सुना लग रहा है ना, यूनानी नाम सुना सुना लग रहा है। तो ये चीज़ें आपको इंटरेस्ट जगाएंगी, बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। तो जहाँ नई चीज़ें सीखने को मिलती है वहाँ पर थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, इंटरेस्ट बना रहता है। तो आप साइंस की तरफ भी रुख कर सकते हो। बाकी अगर आपको है कि एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट लेके चल रहा है, तो मैं कहूँगा फिर इकोनॉमिक्स उठा के लेके चलो। क्यों लेके चलो, क्योंकि भले ही आप इकोनॉमी के फील्ड से हो या ना हो, ये सब्जेक्ट सबको डिफिकल्ट पड़ता है ना। डेटा वाला सब्जेक्ट है, डायनेमिक सब्जेक्ट है, बहुत सारे बदलाव उसमें आते रहते हैं, तो वैसा हो जाता है ये। तो अगर आप स्टार्टिंग हैवी से कर सकते हो तो यहाँ से स्टार्ट करिए। अदरवाइज मैं कहूँगा कि आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस इनसे एक कुछ उठा लीजिए, दूसरा इनमें से एक कुछ उठा लीजिए, और तीसरा इनमें से कुछ उठा लीजिए। मतलब अपनी तैयारी 3 स्तर पर, 3 लेयर पर चलनी चाहिए, ठीक है। कितने लेयर पर, 3 लेयर पर तैयारी जो है वो चलनी चाहिए। अब 3 लेयर में कौन कौन सी लेयर्स हो गई, तो एक बार और उस पर चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या करेंगे आप, फर्स्ट में हिंदी ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप में से एक कुछ उठा लेंगे। सेकंड लेयर में आपको क्या है, एथिक्स सोशियोलॉजी में से कुछ उठा लेंगे। और थर्ड लेयर में क्या है, प्री प्लस मेंस वाले सब्जेक्ट में से कुछ उठा लेंगे, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट पर अपना बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो रखिए। अब हो सकता है कि आपकी क्लास में नहीं चल रहा, आपके बैच में नहीं चल रहा हो, सिंपल है, आप दूसरा सब्जेक्ट उठा लो। जैसे मान लो भाई आप पॉलिटी यहाँ उठाने वाले थे, लेकिन पॉलिटी अभी नहीं चल रहा, वहाँ ज्योग्राफी चल रहा, तो आप यहाँ ज्योग्राफी उठा लो। लेट से एथिक्स और सोशियोलॉजी में, एथिक्स नहीं चल रहा, सोशियोलॉजी चल रहा, आप यहाँ सोशियोलॉजी उठा लो, है ना। लेट से हिंदी ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप में से एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा, आप एंटरप्रेन्योरशिप उठा लो। अब ये भी तो हो सकती है कहानी कि सर कोई सब्जेक्ट नहीं चल रहा हो, तो मैं कहूँगा खुद से स्टार्ट कर दो, खुद से स्टार्ट कर दो, डोंट वेट फॉर एनीवन। आपको नहीं समझ में आएगा, चलेगा मुझे, लेकिन 50% तो आएगा, 40% तो आएगा, 30% तो आएगा। वो जब सर पढ़ाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो मैम पढ़ाएंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट इट, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी। अभी के 90 दिन में जिन्होंने इस पर फोकस कर लिया उनका काम बहुत तगड़ा हो जाएगा। जिन्होंने शुरुआत के 90 दिन सिर्फ निकाल दिए कि क्या करे, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करे, कौन सी बुक खरीद के लेके आए, पेपर बिगड़ा है उसका दुख मनाएं या घबराएं या क्या करें, इन्हीं सोचने में सारा समय निकाल दिया तो बहुत लेट हो जाएंगे। और फिर ये सांप सीढ़ी का खेल, ये जो लूप है ना, जैसे जीवन मृत्यु का लूप चलता है, वैसे ही प्री मेंस का जो लूप चल रहा है उसी में व्यक्ति फंसा रहता है। और मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि भाई मेरे साथ में जो स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं वो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझते हैं कि हर चीज़ स्ट्रैटेजी से ही हो सकती है, हर चीज़ प्लानिंग से ही हो सकती है। विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं होता, दिशाहीन दौड़ने से कोई मतलब नहीं है, आप कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे, है ना। तो आप सभी क्या करेंगे, आप सभी इस तरीके का अपना पूरा एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट बनाने के बाद में जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हो, लेट से मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि भाई मैं यहाँ पर हिंदी ले रहा हूँ, है ना, मैं मेरा एग्जाम्पल कर रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं एथिक्स ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं पॉलिटी ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालूंगा, किसके, मेंस के, जो आयोग ने पूछे हुए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैं निकालूंगा ताकि मुझे समझ में आए कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीजें हैं जो पूछी जा रही है। करप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है एथिक्स में, तो मुझे समझना है कि भाई करप्शन क्या है। एटीट्यूड एप्टीट्यूड में डिफरेंस पूछा आ रहा है, मुझे वो समझना है कि वो क्या है। पॉलिटी में वो पूछ रहे हैं दल बदल कानून से रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो मुझे वो समझना है कि वो क्या है। हिंदी में अगर मुझसे कुछ पूछा जा रहा है तो मुझे समझना है कि वो क्या चीज़ है।
मुझे अपने लेवल पर करना है, भले ही मेरी कोचिंग में चले या ना चले, मुझे अपने लेवल पर स्टार्ट करना है। ये मेरा टारगेट है, ये मेरी एग्जाम है, ये मुझे निकालना है। टीचर, कोचिंग संस्थाएं ये मुझे गाइड करने के लिए मिली है ना, ये मेरा पेपर लिख के नहीं आएंगे। तो स्ट्रैटेजी मेरी, प्लानिंग मेरी, तैयारी मेरी, रिस्क मेरी और सिलेक्शन भी मेरा, बस यही अप्रोच अपने को लेके चलना है। आप PYQ मेंस के जो है वो निकालिए, वो निकाल कर देखिए कि हाँ इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, फिर आपकी कोचिंग में पढ़ाना शुरू करें, आप पढ़ना शुरू करें, जैसा भी जो भी कुछ होता है आप पढ़िए। टॉपिक खत्म हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से देखिए कुछ क्वेश्चन आया हुआ है क्या, उसे लिखने की कोशिश करिए। और फिर जब आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या करना है कि भाई जैसे मान लीजिए 2 मार्कर है, तो 2 मार्कर में आपको पता है 2 मार्कर में क्या पूछा जा सकता है, डेफिनेशन जो है वो पूछी जा सकती है। 2 मार्कर में और क्या पूछा जा सकता है, शब्दावली पूछी जा सकती है, टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये अपन ने प्रिपेयर कर लिया। 7 मार्कर में आपसे क्या पूछा जा सकता है, 7 नंबर में क्या पूछा जा सकता है, 60 वर्ड तो लिखने ही है। तो इसमें क्या होगा, बस मुझे मेन की पॉइंट पर ध्यान देना होगा, जो मेन की पॉइंट है वो मेंशन करने होंगे और इसमें लिखने का ढंग सुधारना होगा। फिर सीधे ही 10 मार्कर पर आएंगे तो 10 मार्कर में क्या आएगा भाई, यहाँ पर तो गूढ़ रहस्य पूछेगा, पूरा कोर कंसेप्ट पूछेगा, पूरे टॉपिक को छानना पूछेगा मुझे कि फिल्ट्रेशन मुझे टॉपिक आता है या नहीं आता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 मार्कर के लिए इंट्रोडक्शन भी चाहिए रहेगा, 10 मार्कर के लिए बॉडी में भी चाहिए रहेगा क्या लिखना है, 10 मार्कर के लिए कंक्लूजन में भी चाहिए रहेगा कि क्या लिखना है, निष्कर्ष जो है वो क्या होता है। अब दिक्कत क्या है, इंट्रो और कंक्लूजन लिखते ही नहीं आता है, कोई बात नहीं, शुरुआत सब बुरे ही करते हैं। जब पहली बार साइकिल चलाई थी तो बिल्कुल परफेक्ट चलाई थी क्या, पहली बार कार चलाई थी परफेक्ट चलाई थी क्या, नहीं ना। गिरेंगे पड़ेंगे सब कुछ होगा। स्टार्ट करिए, स्टार्ट करना जरूरी है, जब तक स्टार्ट नहीं करोगे जब तक कहीं पहुंचोगे नहीं। ठीक है, गिरेंगे फिर खड़े हो जाएंगे फिर चलेंगे, हम तो आदी है यार, मिडिल क्लास के लोग हैं, है ना, हमने गिरने से कब डर किया, तो डरना है ही नहीं। बस आगे बढ़िए, धीरे धीरे करके सुधार उसमें होता चला जाएगा। टीचर गाइड जो भी आपको मेंटोर मिलेगा वो आपको गाइड करता चला जाएगा, आप सुधर जाएंगे। लेकिन अगर डरते रहेंगे, स्टार्ट ही नहीं करेंगे, टाइम पास करते रहेंगे, आगे 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 बढ़ाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। समझे मेरी बात को। तो सबसे पहले क्या करिए, लिखना चालू करिए। आपको नहीं अच्छे से लिखते आता है फिर भी गिव इट अ ट्राई, लिखो, कम से कम 100-50 आंसर लिखो, दिखाओ। जो आपसे मेंस लिख चुका है उसको दिखा दो, अपने जो टीचर है किसी से तो पढ़े ही होगे ना, उनको दिखाओ कि सर ये लिखा है, वो बताएंगे आपको, वो हेल्प करेंगे। और सब कुछ ना हो तो मैं बैठा हूँ, मेरे को भेजो, मैं देखूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं समझूंगा, मैं बताऊंगा कि भाई कहाँ आपकी अप्रोच गलत जा रही है और आपको सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करूंगा कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, सब कुछ मैं बताऊंगा, आप मुझे कर दो, क्या दिक्कत है। ये छोड़ो, सोचो ही मत कि आपके साथ कोई नहीं है, आपके साथ कोई हो ना हो मैं हमेशा खड़ा हुआ हूँ। आप बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश करिए, लिखना स्टार्ट करो, मेहनत करना स्टार्ट करो। हमेशा स्टडी IQ की टीम आपके साथ में खड़ी है, मैं आपके साथ में खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। ठीक है, तो इंट्रो लिखिए, कंक्लूजन लिखिए, कितने लाइन का होना चाहिए, 3 से 4 लाइन का। यहाँ पर कितना, 3 लाइन के आसपास का कंक्लूजन जो है वो होना चाहिए। अभी देखो जब आगे अपन करेंगे क्लास में, जब मैं कुछ डेमो वेमो लेके आऊंगा तो मैं और बताऊंगा कि यूनिवर्सल इंट्रो भी बनते हैं, है ना। जो आपको इंट्रोडक्शन लिखना रहता है वो टॉपिक वाइज इंट्रोडक्शन यूनिवर्सली भी लिख सकते हैं। मैं तो क्लास में यही कराता था कि भाई पॉलिटी के सब्जेक्ट पढ़ा रहा, मतलब टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो उसका यूनिवर्सल इंट्रोडक्शन देता था कि कुछ नहीं बने तो सीधा सीधा ये फिट कर देना, कंक्लूजन सीधा सीधा ये फिट कर देना। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स रहते हैं पता है मेंस निकालने की। मेंस बस ये नहीं है कि तुम्हें ज्ञान कितना है, मेंस है कि वो जो तुम्हारी प्रेजेंटेशन है, प्रदर्शनी है, वो कितनी जबरदस्त है, उसके नंबर मिलते हैं। अदरवाइज देखो ना, जो मेंस लिख रहा है नॉलेज तो है, तभी तो प्रीलिम्स क्वालिफाई किया उसने, तभी तो वहां तक पहुंचा है। अब उनमें से भी छन्नी होगी, उनमें से भी फिल्ट्रेशन होगा, तो उसमें वही व्यक्ति आगे निकलेगा जिसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, जिसका सेंस ऑफ नॉलेज बहुत अच्छा है कि इस क्वेश्चन को कैसे लिखूं, इसको कैसे लिखना, इसको। और वो आएगा प्रैक्टिस से, वो आएगा प्रैक्टिस से। जब तक प्रैक्टिस स्टार्ट ही नहीं करोगे तब तक कुछ आएगा ही नहीं। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, क्या सभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं 2, 7, 10? जी हाँ, सभी ऐसे आते हैं, लेकिन हर साल आयोग का जवाब, वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द की, है ना, वो कुंजी है, आपकी किस्मत की कुंजी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। उसमें आप देखोगे कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी बुक में भी नहीं लिखी होंगी लेकिन आयोग ने पूछी हुई है, तो वहां घबराना नहीं है। आएंगे ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल आएंगे आपको, खासकर जैसे हिस्ट्री में मिलते ही मिलते हैं 2 मार्कर, वो इतने धमाकेदार पूछते हैं कि व्यक्ति सिर खुजाने लग जाता है, इसका क्या लिखूं। कोई बात नहीं, आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जब आपने इतनी मेहनत करी है ना, तो वो सभी के लिए डिफिकल्ट होंगे। आपको अलग से तो पेपर बनाया नहीं, आपके लिए, सबके लिए बनाया है। तो अगर आपके लिए डिफिकल्ट है और आपने इतनी मेहनत करी, आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, तो आप ये चिंता मत करो कि दूसरों से बन जाएंगे। हो सकता है जो आपको आसान लग रहा हो ना वो दूसरों को मुश्किल लग रहा है, बिल्कुल हो गई होगा। जैसे जिसने मेरी क्लास अटेंड करी थी उनको शंकरी प्रसाद केस वाला क्वेश्चन बहुत लड्डू लगा, और जिनने वो नहीं देखा था शंकरी प्रसाद केस में और चंपक दोईराजन वाले केस में अंतर नहीं देखा था, उनको बहुत मुश्किल लगा। अंतर है, सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको आता है तो आपके लिए आसान है, नहीं आता तो आपके लिए चीज़ क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। आई बात समझ में। तो सबसे पहले अगर हम सम अप करने की कोशिश करें तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस खरीद के सिलेबस डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है। हमें देखना है कि हम एक एक टॉपिक कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसे हमें कंप्लीट करना है।
दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं, हमें डाउनलोड कर लेने हैं, हमें लिख लेना है कि 2 मार्कर में क्या क्वेश्चन है, 7 में क्या है, 10 में क्या है, वो क्वेश्चन लिखने हैं, ताकि हमें समझ में आए कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, जहाँ से प्रश्न आयोग पूछता ही पूछता है। तीसरा में क्या करना है, हर टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो मेन्स के लिए पढ़ रहे हैं, उसको आप 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर लिखिए। जो आपको टीचर क्लास में लिखवा रहा है, नोट्स जो बनवा रहा है, वो आपकी सिर्फ समझ के लिए है दोस्तों। ये चीज़ बच्चा समझ ही नहीं पाता। 2 चीज़ें सीख लो मेरी, बहुत अच्छी बता रहा हूँ मैं, जीवन भर काम आएंगी। जो आप कोचिंग में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे पढ़ रहे हो, वो पढ़ाई नहीं है, वो कंसेप्ट समझने के लिए जा रहे हो आप। जो पढ़ाई होगी वो घर आके जो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तुमने रिवीजन किया, उसको पढ़ाई कहते हैं, क्योंकि उस चीज़ को जो छपा है उसको यहाँ ले जाने की कोशिश आप कर रहे हो। पॉइंट नंबर 2 वो ये है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, उनको आपको शॉर्ट नोट बनाने होंगे। वो जो रजिस्टर आपने, जैसे हिस्ट्री के 3 रजिस्टर बना लिए, पॉलिटी के 2 बना लिए, ज्योग्राफी के 2 बना लिए, वो ना एग्जाम हॉल में लेके जा सकते हो, ना अपने दिमाग में फिट कर सकते हो, ना लास्ट मोमेंट पर रिवीजन कर सकते हो। मैंने कहा था प्री और मेंस निकालने का एक ही सूत्र, वो है शॉर्ट नोट्स। जब तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तब तक काम नहीं चलेगा। प्री में जो मेंटरशिप बैच में बच्चे थे, उन्होंने भर भर के शॉर्ट नोट बनाए और उनको उसका फायदा भी मिला। मेंस में शॉर्ट नोट्स क्या कहते हैं, मेंस के शॉर्ट नोट मतलब आप 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर लिखिए। तैयार रहिए, पहले से ही हमें तैयार रहना है उस चीज़ के लिए कि इस टॉपिक से ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, खुद वो नोट्स को पढ़िए और सोचिए इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। वो नहीं समझ में आता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। वो भी नहीं समझ में आता, आलेखन बैच ज्वाइन कर लो, वहां पर मैंने सारी चीज़ें जो है इसी तरीके से कराऊंगा कि आपको पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन आप लिखेंगे, मैं आंसर चेक करूंगा, आंसर चेक करके वो कॉपी आपको वापस जो है रिटर्न होगी, आपको बताया जाएगा कहाँ कहाँ सुधार जो है वो किया जा सकता था। लेकिन स्टार्ट लीजिए, किसी भी तरीके से स्टार्ट लो, लेकिन स्टार्ट आप लोग लीजिए। स्टार्ट लेना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। और दूसरी चीज़, अपनी प्लानिंग प्रॉपर रखिए। एक टारगेट बनाइए कि इतने दिन में मुझे ये यूनिट खत्म करनी है, इतने दिन में मुझे ये सब्जेक्ट खत्म करना है, और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। आपसे अच्छा मित्र आपका कोई नहीं हो सकता। हम सब सिर्फ, आप लोग भागना आपको है, हम सब आपको रास्ता बता सकते हैं, हम सब आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन दौड़ना दोस्त आपको ही पड़ेगा। सबसे अच्छी सलाह आप ही खुद को दे सकते हैं। आपके जीनियस, आपके सारथी आप खुद है। तो सबसे पहले खुद से बात करिए, खुद के साथ बैठिए, अकेले में बैठिए, खुद को समय दीजिए, लिखिए चीज़ों को, और उसके बाद उसका पालन करना चालू करिए। आपको 15 दिन में डिफरेंस दिख जाएगा कि हाँ, अब मैं सही ट्रैक पर आ गई हूँ, अब मैं सही ट्रैक पर आ गया हूँ। बात समझ रहे हैं मेरी? बस याद रखना, मेरी ये चीज़ मेरी मान लेना और याद रख लेना। सिलेबस का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, पेपर कैसा आता है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन, मतलब कितने क्वेश्चन पेपर में आएंगे, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का रहेगा, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तीसरा, मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी देखना चालू कर दो, और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। चौथा, खुद से आंसर लिखना चालू कर दो, 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर। और पांचवा, अभी मेंस पर फोकस कर लो। अभी मेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार नवंबर दिसंबर आएगा, इसके बाद में, खासकर नवंबर जैसे ही दिवाली आती है, उसके बाद में जिनका नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स देना है जिनको, वो क्या करना, फिर पूरा फुल ऑन प्रीलिम्स की तरफ जाना, चले जाना। फिर ये नहीं कर पाओगे कि थोड़ा मेंस और पढ़ लेंगे। अभी ही मेंस की तैयारी होती है, पेपर हो गया है, अभी ही 3-4 महीने, 100 दिन, मेरी बात मानो, 100 दिन लग कर तैयारी करो मेंस के सब्जेक्ट की। इनको खत्म करो, ऑटोमेटिक तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुई चीज़? कुछ आपको और लगता है, किसी और तरह का डाउट है, किसी और तरह की समस्या है, कुछ भी आपको लगता है XYZ अपनी MPPSC की तैयारी से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर देना। मैं कमेंट पढ़ने में बड़ा मजा आता है, अच्छे कमेंट आते हैं, दिल गदगद हो जाता है। तो आपकी कुछ भी आ, दिक्कतें हैं या कुछ कन्फ्यूजन है, बिल्कुल मुझसे पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा उस पर एक वीडियो बनाऊं, या उसी पर कमेंट करने का कोशिश करूंगा कि इसको ऐसे कर लीजिए, या इसका ये तरीका है, जैसा भी रहेगा आपको मैं बताते चलूंगा। ठीक है, यहाँ तक की ये पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी। अब एक चीज़ और है कि भाई, ये जो लोग बिल्कुल ही बेसिक से तैयारी करना चाह रहे हैं कि हमें गाइडेंस में ही तैयारी करना है, हम क्या करें? देखो भाई, इंग्लिश मीडियम के लिए सृजन बैच जो है वो लेके आए हैं, जो कि प्योर इंग्लिश मीडियम है। वो वाला काम नहीं है कि हिंदी इंग्लिश बोल के हिंदी भेज दिया, हिंदी बोल के इंग्लिश भेज दिया। इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे स्टूडेंट की ये समस्या है कि इंग्लिश मीडियम के लिए कोई बैच ही नहीं है ना? जो बोल भी रहे तो वो हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं, बस नाम कर दिया इंग्लिश। यहाँ पर प्रॉपर सारी चीज़ें इंग्लिश में मिलेंगी। ऑफलाइन बुक से लेकर क्रक्स नोट से लेकर टीचर जो पढ़ाएगा, सब कुछ आपको इंग्लिश में पढ़ाएगा। ठीक है, ये मेरा कोड है, ये छाप के रख लो, ये आपको हमेशा काम आएगा। ASP लाइव जो है मेरा कोड है। आपको जब भी तैयारी स्टार्ट करनी है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा सृजन बैच। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो आराम बैच चल रहा है, आपको पता ही होगा।
वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अगर आप सिर्फ आंसर राइटिंग पर फोकस करना चाहते हो तो अभी मेरे पास चूंकि स्लाइड नहीं है, एक आलेखन बैच है जो हमारा लाइव हो चुका है, वो आलेखन बैच ज्वाइन कर लेना। जिनको सिर्फ मेंस के अप्रोच पर काम करना है वो मेंस के क्रैश कोर्स जैसा भी काम करेगा, क्योंकि हम पहले टॉपिक पढ़ाएंगे, टॉपिक पढ़ाने के बाद में उसके आप क्वेश्चंस देंगे, उस क्वेश्चन के मॉडल आंसर भी देंगे, आपसे लिखेंगे आप, और उसके बाद उस आंसर को चेक करके एनालाइज करके हम आपको बेटरमेंट की तरफ जो है वो लेके चले जाएंगे। तो वो आलेखन बैच है, वो आप वेबसाइट पर जाकर जो है वो देख सकते हैं। बाकी आपको जैसे लगे वैसे तैयारी करिए, बस मेरी एक बात मानिए, आपने किया है, आप कर सकते हो, आपने मेहनत करी है, अभी भी मेहनत हमें करनी है, पीछे नहीं हटना है, घबराना नहीं है। हम इतिहास लिखने आए हैं, हमारी फैमिली का इतिहास हम बदल के रहेंगे, हम हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एकदम शानदार बदलाव जो है वो लेके आएंगे। और उसके लिए अगर हमें दिन रात भी मेहनत करनी पड़ेगी तो हम करेंगे। क्यों हम करेंगे? क्योंकि वही हमारा सपना है, वही हमारे घर वालों का सपना है। तो इसी नोट के साथ में कि आपकी तैयारी ज़बरदस्त रहे, कभी भी कुछ भी लगे बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस पर जवाब देने की। और कहीं पर भी आपको ज़रूरत लगती है, स्टडी IQ की टीम आपके साथ खड़ी है। इसी नोट के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।